नमस्कार। आज आप सबको मैं पल्लवन बताने जा रहा हूँ। पल्लवन अर्थात किसी विषय का विस्तार करना, विशदीकरण या विस्तारण भी पल्लवन का दूसरा नाम है। और दूसरा नाम के पहले आप सबको बताऊं कि पल्लवन एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से आपके परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से पूछा गया, हर वर्ष पूछा जाता है, इस बार भी पूछा ही जाएगा, निश्चित है। तो हम देखें, चूंकि क्लास में भी बताया गया, उसके बाद फिर आप सबके लिए एक वीडियो तैयार करके प्रस्तुत करना, और इसी वीडियो के माध्यम से आप सबको पल्लवन को समझने में आसानी होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, पल्लवन अर्थात किसी विषय का विस्तार करना। कुल उसमें हम कहें तो देखें कि पल्लवन का क्या अर्थ होता है कि किसी कथन अथवा सूक्ति को विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा पुष्ट करना, सिद्ध करना ही पल्लवन कहलाता है। किसी कथन अथवा सूक्ति को विभिन्न उदाहरणों या प्रमाणों के द्वारा पुष्ट करना, सिद्ध करना ही पल्लवन कहलाता है। और यह जो पल्लवन है वह संक्षेपण का ठीक उल्टा है। संक्षेपण अर्थात दिए हुए मूल विषय को 1/3 भाग में समेटना था, सारांश लिखना। और पल्लवन में क्या होता है, एक पंक्ति या एक सूक्ति दिया जाता है, उस सूक्ति को, उस पंक्ति को आपको विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करना होता है, वो पल्लवन कहलाता है। परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाएंगे कि पल्लवन है क्या चीज। तो पहला परिभाषा हम देखें, डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद के अनुसार क्या कह रहे हैं, किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार वाले, किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं, डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद के अनुसार। दूसरा हम देखें, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार पल्लवन का अर्थ होता है पल्लवन उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। किसी भी विषय का विस्तार करना ही पल्लवन कहलाता है। एक सूक्ति या एक कथन दिया है या वाक्य दिया है, उसको विस्तार करना। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं। भले ही ये हिंदी के लिए नवागंतुक है, संक्षेपण और पल्लवन नवागंतुक है। भले हम किसी न किसी रूप में इनसे पहले से परिचित हैं, लेकिन सिर्फ यही पल्लवन है करके हम नहीं जानते थे। इससे पहले निबंध भी लिखे तो कहीं ना कहीं आप विषय से परिचित हैं, विषय का विस्तार करना। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि निबंध में हम प्रस्तावना देते थे, रूपरेखा तैयार करते थे, निष्कर्ष आखिर में खत्म करते थे। लेकिन यहाँ हमें ना ही प्रस्तावना देने की आवश्यकता है पॉइंट के रूप में, और ना ही निष्कर्ष देने की। बस इसको विषय का विस्तार आपको विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा आपको विषय का विस्तार करना ही पल्लवन कहलाएगा। तीसरी परिभाषा हम देखें, टी.एस. इमाम के अनुसार कि विस्तारण है ना, विस्तारण किसी भाव के विस्तार या परिवर्धन की क्रिया है या विचार निरूपण की प्रक्रिया है। यह एक प्रसरणशील विचार विमर्श है जो किसी के उन सब विवरणों पर, ये 2 बार लिखाया है ना, विवरणों पर विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा पुष्ट होता है। देखिए, जो अर्थ हमने बताया था उसी अर्थ के अनुरूप परिभाषा भी है। एक बार फिर से बताता हूँ, टी.एस. इमाम जी की परिभाषा, विस्तारण किसी भाव के विस्तार या परिवर्धन की क्रिया है या विचार निरूपण की प्रक्रिया है। यह एक प्रसरणशील विचार विमर्श है
जो किसी विषय के उन सब विवरणों पर विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा पुष्ट होता है। यहाँ विषय आ जाएगा, छूट गया है, जो किसी विषय के उन सब विवरणों पर विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा पुष्ट होता है। ये रही परिभाषा और आपके लिए 3 परिभाषा पर्याप्त है। 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। कितने नंबर के लिए? 8 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा अनिवार्य रूप से पल्लवन। फिर हम देखें कि महत्व और उपयोगिता। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि आखिर पल्लवन का अध्ययन हम क्यों करें? पल्लवन का अध्ययन करने से हमें क्या लाभ होगा, इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है? तो आज हम देखें कि दैनिक जीवन में जितनी महत्ता संक्षेपण की है उतनी महत्ता पल्लवन की नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम पल्लवन को नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमारे दैनिक जीवन में हम कहीं ना कहीं पल्लवन का भी उपयोग अनिवार्य रूप से, इनकी महत्ता है, उपयोगिता भी है। कैसे? संक्षेपण का तो उपयोग हम बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। जैसे किसी भी विषय पर पत्र लिखना हो तो पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने वाले के पास पत्र को पूरा पढ़े ऐसा उनके पास समय नहीं है, लेकिन उसीलिए हम उसमें संक्षेप में लिख देते हैं कि ये पत्र इस बाबत लिखा गया है। तो वहां हम देखते हैं कि संक्षेपण का उपयोग हम बहुतायत मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन पल्लवन की भी उपयोगिता है हमारे जीवन में। किस रूप में? जैसे कोई कठिन वाक्य आ गया है, पढ़ाते समय बताया भी गया था आप सबको कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, या चंद्रमा मनसो जाता, या साहित्य समाज का दर्पण है, इस ढंग से बताया गया है। तो इन गूंथे हुए वाक्य के भाव को समझने के लिए आपको पल्लवन की आवश्यकता दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इसीलिए हम देखते हैं कि पल्लवन आम जनजीवन में उतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जो शिक्षित वर्ग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, अध्ययन मनन करने वाले लोग हैं, चिंतन करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए पल्लवन की महत्ता और उपयोगिता दोनों है। अब हम देखें कि कुशल विस्तारक के गुण। कुशल विस्तारक के गुण में हम देखें, सबसे पहले अर्थात पल्लवन का दूसरा नाम है विस्तारण, और जो विस्तारण करे, जो विस्तार करे, उसे हम विस्तारक कहते हैं। तो कुशल विस्तारक के कुछ गुण होने चाहिए। पहला गुण है गहन अध्ययनशील। जब तक कोई विस्तारक अगर गहन अध्ययनशील नहीं होगा, किसी विषय को अच्छे से अध्ययन नहीं करेगा, गहन रूप से अध्ययन नहीं करेगा, तब तक वह किसी विषय का विस्तार नहीं कर पाएगा। क्योंकि पल्लवन के लिए आपको कोई भी क्षेत्र का विषय दिया जा सकता है, वाणिज्य का, विज्ञान का, विधि का, राजनीति का, इतिहास का और साहित्य का भी। तो इन सभी चीजों का जानकारी आपको एकत्रित करना है। तो कैसे करेंगे? कि गहन अध्ययनशील होना, और कैसे कि हम सभी विषयों की पुस्तक को पृथक पृथक पढ़ें, ये संभव भी नहीं है, सबको खरीदे ये संभव भी नहीं है। तो हम क्या करें? गहन अध्ययनशील एक जो विस्तारक होगा वह तमाम तरीके की पत्रिकाओं को, चाहे वो दैनिक पत्रिका हो, पाक्षिक पत्रिका हो, मासिक हो, त्रैमासिक हो, द्विमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक पत्रिका हो, इन पत्रिकाओं को वो बहुत विस्तार से पढ़ेगा, गहन अध्ययन करेगा। और गहन अध्ययन करने के साथ ही साथ हम देखेंगे कि पत्रिकाओं में प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी रहती है, चाहे वो खेलों की हो, कृषि हो, अनुसंधान हो, राजनीति हो, इतिहास हो, साहित्य हो, सभी क्षेत्र की जानकारी पत्रिकाओं में समाहित रहती है। तो एक जो कुशल विस्तारक है वो गहन अध्ययनशील होगा, तो उसके सामने कोई भी क्षेत्र का विषय रखा जाए, उस विषय का वो आराम से विस्तार कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म निरीक्षणी दृष्टि। जब तक एक कुशल विस्तारक की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म निरीक्षणी नहीं होगी,
तब तक वह किसी विषय का विस्तार अच्छे से नहीं कर पाएगा। कैसे? जैसे कि जो व्याकरणिक त्रुटि है, क्लास में भी आप सबको बताया, जैसे कि है और एक होता है, ये दोनों में अंतर ही नहीं कर पाएगा अगर वो सूक्ष्म निरीक्षणी दृष्टि नहीं होगा, और व्याकरणिक त्रुटि भी करेगा। उज्ज्वल कैसे लिखना है वो नहीं लिख पाएगा, श्रृंगार कैसे लिखना है वो नहीं लिख पाएगा। तो अगर वो सूक्ष्म निरीक्षणी दृष्टि वाला होगा तो वो किसी भी त्रुटि को सहन नहीं करेगा, और वो जो विषय का विस्तार करेगा उसमें किसी प्रकार की व्याकरणिक त्रुटि नहीं होगी। इसलिए कुशल विस्तारक की दृष्टि सूक्ष्म निरीक्षणी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है तार्किकता। जो एक कुशल विस्तारक है उनको तर्क शक्ति से भरपूर होना चाहिए। अगर वो किसी विषय को, अगर मान लो वो ढर्रे में दिया है कि एक ही सांचे में ढले हुए शब्द उनको दिखाई दे रहे हैं, तो वो उन शब्दों में तर्क लगाकर उन वाक्यों में उन वाक्य के भाव जो निकल रहे हैं उन भाव को अपने तर्क के द्वारा सिद्ध करेगा। अगर तर्क शक्ति उनके अंदर नहीं है तो वो चीजों को उसी पुरानी परंपरा में जो आ रही है उसी चीजों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर तर्क लगाएगा तो वो एक चीजों को 10 तरीके से भी बता सकता है, 10 तरीके से विस्तार भी कर सकता है। फिर हम देखें तटस्थता। तटस्थता भी कुशल विस्तारक के लिए एक अनिवार्य गुण है। अगर किसी विषय के प्रति उनको पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो वो विषय के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। तटस्थ अर्थात एक समान दृष्टि से देखना। एक शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को एक समान दृष्टि से देखता है और वो बिना किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव ना करते हुए समान रूप से पढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार एक कुशल विस्तारक पल्लवन करते हुए, विस्तारण करते हुए, विशदीकरण करते हुए वह किसी विषय में तटस्थ होकर समान रूप से अध्ययन करेगा, समान रूप से विस्तार करेगा। चाहे उसमें अगर गुण है तो गुण को भी बताएगा, दोष है तो दोष को भी बताएगा। ये तटस्थता का गुण होना बहुत जरूरी है। फिर पांचवा देखें व्याख्या शक्ति संपन्न होना। जब तक एक कुशल विस्तारक व्याख्या शक्ति से संपन्न नहीं होगा तो वह लोगों के बीच बोल नहीं पाएगा, अपने विषय का विस्तार नहीं कर पाएगा। और व्याख्या शक्ति से संपन्न जो व्यक्ति होगा वह किसी भी विषय को एक ही विषय को 10 तरीके से बताएंगे। जैसे उदाहरण आपको रामचरितमानस वाला दिया था कि 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं उसी रामचरितमानस को, लेकिन 10 में से किसी एक व्यक्ति की प्रस्तुति हमें बहुत भा जाता है। क्यों भाता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसको प्रस्तुत करने का, व्याख्या करने का जो गुण है, जो ढंग है, वह हमें पसंद आ जाता है। और किसी के 10 मिनट के भाषण में हम उब जाते हैं और किसी के 1 घंटे 2 घंटे के भाषण में भी हम उबते नहीं हैं। वो किस कारण है? व्याख्या शक्ति से संपन्न होने के कारण है। तो ठीक उसी प्रकार एक कुशल विस्तारक को भी व्याख्या शक्ति से संपन्न होना ही चाहिए। छठा पॉइंट हम देखें भाषा अधिकार। जब तक किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अनुवादक हो या विस्तारक हो, भाषा पर अधिकार नहीं होगा, कहा जाता है कि भाषा कुशल विस्तारक की अनुवर्तिनी होनी चाहिए, अर्थात उनके इशारों पर ही चले। तो ये हम देखते हैं कि भाषा अधिकार अर्थात भाषा पर संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया और विभक्ति कारक, यह सबकी जानकारी एक कुशल विस्तारक को होना चाहिए। और सब चीज की जानकारी अगर रहे तो वो भाषा के एक अच्छे अधिकारी बन जाएंगे। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार होगा, और पूर्ण अधिकार होगा तो वो किसी भी विषय को अपने तरीके से एक अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है मेधावी होना। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, और हम बुद्धि देखते हैं कि बुद्धि एक जन्मजात प्रक्रिया है। बुद्धि जन्म से ही सबको मिली हुई है, भले किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन बुद्धि एक जन्मजात मिली हुई है। अब उसको हम देखते हैं वही कम ज्यादा का जो फर्क है वो कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके उस गैप को, उस खाई को पाट देता है और उससे ऊंचा चला जाता है। वो किस कारण है? लगातार मेहनत करने से हम अपनी बुद्धि
को बढ़ा सकते हैं। भले वो जन्मजात है, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिला है, लेकिन लगातार मेहनत और प्रयास से हम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो एक कुशल विस्तारक के लिए भी मेधावी होना अनिवार्य आवश्यकता है, और सब आवश्यकताओं से बड़ा आवश्यकता है अभ्यास। जब तक किसी विषय का हम अभ्यास नहीं करेंगे, चाहे वो विषय हो, चाहे खेल जगत हो, संगीत जगत हो, चाहे व्यापार जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे जो भी हो, अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो हम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, कितने भी अच्छे जानकार क्यों ना हो, लेकिन बिना अभ्यास के हम अपनी जानकारी को पुख्ता नहीं कर सकते। इसीलिए कुशल विस्तारक को भी अभ्यास होना अनिवार्य है। और अगर अभ्यास नहीं है तो आप भले कितने गहन अध्ययनशील हो, सूक्ष्म निरीक्षणी आपके अंदर दृष्टि हो, तार्किक आप हैं, तटस्थ भी हैं, व्याख्या शक्ति संपन्न हैं, भाषा पर अधिकार भी है और मेधावी भी है, अर्थात बुद्धिमान भी हैं, और उन सबके बावजूद अगर अभ्यास नहीं करते तो आप किसी भी विषय का विस्तार नहीं कर सकते। तो ये रहा कुशल विस्तारक के गुण। और फिर से आपको ऊपर से बताऊं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं, कुशल विस्तारक के गुण को समझाइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि पल्लवन को परिभाषित करते हुए पल्लवन के महत्व और उपयोगिता को बताइए। सिर्फ 2 प्रश्न बनेंगे और दोनों में से निश्चित है कि यह परीक्षा में पूछा ही जाएगा अनिवार्य रूप से। तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूं। अर्थ लिखना है, परिभाषा, 3 परिभाषा है, 3 में से कम 2 लिखे या 3 लिखते हैं तो और ज्यादा अच्छी बात है। फिर महत्व और उपयोगिता और कुशल विस्तारक के गुण, इतना सब चीज लिखना है। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।